कोहली की टोली और गौतम की गैंग, इन दोनों का जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती है या सामने फेस ऑफ होता है तो वो मंजर बहुत अलग होता है। मोर इम्पोर्टेंटली अनन्या, जो यूट्यूब्स और जो सोशल मीडिया वाले कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो ज़्यादा लुत्फ लेते हैं। बट अभी आते हैं क्रिकेट के ऊपर, और बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक सवाल है सर, अगर हम पूछ लें। हमने 3 बड़े बैट्समैन का नाम लिया है, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल। एक कहीं ना कहीं एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम आता है दिनेश कार्तिक का, जिन्होंने अपने ब्रिलियंट फिनिशिंग स्किल के साथ 2 मैचेस में 38 और 28 रन ऑल इंपॉर्टेंट सिचुएशन में करें। आपको नहीं लगता ये कहीं जैसे ये एज होते जा रहे हैं, ये बेटर होते जा रहे हैं और फिनिशर की एक बिल्कुल टेम्पलेट बनाते हैं, अगर फिनिश करना है तो ऐसे ही करना है? आपकी राय सर? देखिए बिल्कुल, ये अपना एक्सपीरियंस झोंक रहे हैं वहाँ पर। और पहले मैच में आरसीबी में उसने एक यंगस्टर अनुज रावत के साथ जिस तरह की बैटिंग की, बहुत खुशी हुई मुझे अनुज को भी देख के। उस सिचुएशन में, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में उसने बहुत शानदार बल्लेबाजी की। और दिनेश कार्तिक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्हें एक रोल दिया गया है फिनिशर का, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बखूबी निभाया है दोनों मैचेस में। और ये एक बहुत सेटिस्फाइंग बात है आरसीबी के लिए कि वहाँ पर एक ऐसा खिलाड़ी है जो एक्सपीरियंस है और फॉर्चुनेटली वो फिनिश कर पा रहा है। मैं चाहूंगा कि आगे आने वाले मैचेस में भी वो इस तरह की फॉर्म को कंटिन्यू करें, क्योंकि ऊपर अगर आप देखें तो बहुत अच्छे स्ट्राइकर्स हैं आरसीबी के पास। उन्हें जरूरत है एक फिनिशर की। तो पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो ग्रीन को एज ए फिनिशर यूज करेंगे, लेकिन उनको वो टॉप ऑर्डर में खिला रहे हैं। तो अब ये रोल अनुज रावत और लोमरो और दिनेश कार्तिक को दिया गया है फिनिश करने का, जो कि उन्होंने बखूबी निभाया है और मुझे आशा है कि आगे भी ऐसा ही होगा। सर एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक कर्व बॉल है, गुगली है, तैयार हैं सर उसके लिए? जी बताएं। आपको दिनेश कार्तिक द फिनिशर बनाम दिनेश कार्तिक द कमेंटेटर, आपको कौन सा उनका रोल ज्यादा पसंद है? और हमारे साथ अतुल वासद भी आ गए। देखिए दोनों ही रोल में वो अच्छा कर रहे हैं, और मैंने सुना है कि वो बीबीसी ने उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है कमेंट्री के लिए, जहां पर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, अपने कैरियर के फैक एंड पर वो मैच भी फिनिश कर पा रहे हैं और आगे उनका फ्यूचर तो अच्छा है ही कमेंट्री में। अतुल वासन जी, क्योंकि हम इस मैच को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन एक और रिकॉर्ड है चिन्नास्वामी स्टेडियम के नाम, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर टोटल मैचेस की बात करें तो लगभग 89 मैचेस यहाँ पर हुए हैं, और जिसमें टॉस जीतने वाली टीम जो है वो जीती है। 48 जो आंकड़ा है वो ये है कि टॉस जिस टीम ने जीता है वो 48 बार जीती है, और टॉस हारने वाली टीम जो है वो लगभग 37 बार जीती है। आप इस आंकड़े को कैसे देखते हैं? और आज अगर कोई टीम टॉस जीतती है तो क्या डिसीजन होना चाहिए, पहले बैटिंग या फिर बॉलिंग? ऑन द डे कंडीशंस क्या होती हैं वो बड़े मायने रखती है कि आप पूरा डेटा, पुराना हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स आपको कहीं ना कहीं अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सेटिस्फाई करने के लिए मिल जाएंगे। पर मुझे लगता है कि आप एक तो अपनी टीम की कोर कॉम्पिटेंस के हिसाब से चूज करते हैं, और दूसरा देखते हैं कि विकेट कैसा है। और मुझे लगता है कि डिटीरियरेशन ऑफ विकेट जो है वो एक मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला आजकल ये है कि क्या डिप दो वहां पे। तो मुझे लगता है कि आप गेंदबाजी भी कर सकते हैं बाद में, पर आप चाहेंगे कि आप बैटिंग करें बाद में। पर मुझे लगता है कि जहां अगर विकेट समान है और आपका एक्सपीरियंस है, जैसे आप चिन्नास्वामी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे विराट कोहली हमेशा पहले बैटिंग करके उनको लगता है कि एक कॉन्फिडेंस सेट होता है कि एक टीम टोटल है। और जैसे मैंने बताया कि गेंदबाजी थोड़ी सी हल्की है, पर अभी तक 2 मैचेस जो देखे हैं उसमें ग्रीन और मैक्सवेल ने जो 5th बॉलर का रोल प्ले करा है, उसके हिसाब से थोड़ी तसल्ली रहेगी विराट को, शायद आज टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करेंगे। आपको क्या लगता है राजकुमार सर, पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का डिसीजन ठीक है या फिर बॉलिंग? देखिए अक्सर देखा जाता है कि आरसीबी, क्योंकि चिन्नास्वामी थोड़ा छोटा ग्राउंड है और विकेट वहाँ का बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पर एक बार तो कप्तान टेम्प्ट होते हैं पहले गेंदबाजी करने के लिए भी कि आपके सामने एक टारगेट होगा और आप उसको चेज कर सकते हैं। तो टोटली डिपेंड करेगा कि विकेट आज किस तरह का दिया गया है। अगर बहुत अच्छा विकेट है और बाद में लगता है कि स्लो ना हो जाए तो शायद टेम्प्ट हो कप्तान पहले बल्लेबाजी के लिए, वरना अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पर चेज करना आसान होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट सर आपने बताया कि चेजिंग उसके अंदर, बट अगर आप आरसीबी का देखें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि मोहम्मद सिराज इज द हाईएस्ट विकेट टेकर एट 70, पर अगर आप ग्लेन मैक्सवेल देखें वो नंबर 2 पे है एज अ बेस्ट स्पिनर जो करंटली खेल रहे हैं, और उनकी विकेट है 14। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आरसीबी का हमारा फैन
एसोसिएशन ज़्यादा है, विराट कोहली बड़ा प्लेयर है और वो अलग बात है, सारी चीज़ें एक तरफ, आपको लगता है बॉलिंग इज़ अ प्रॉब्लम हियर समवेयर? देखिए, बॉलिंग हमेशा से ही आरसीबी की एक प्रॉब्लम रही है। वो हमेशा एक बैटिंग हैवी टीम रही है। पहले उनके पास क्रिस गेल थे, शेन वॉटसन थे, तो बहुत बड़े-बड़े प्लेयर इनके पास रहे हैं बल्लेबाजी में। और कहीं न कहीं हमेशा से इन्होंने बॉलिंग में स्ट्रगल किया और हर साल ऐसा सोचा जाता है कि मतलब इस बार शायद बेटर होगी टीम और बॉलिंग अपनी वो इम्प्रूव करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पा रहा। लेकिन इस बार लगता है कि कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक है। अगर मैक्सवेल एक पूरे बॉलर की भूमिका निभाते हैं तो फिर आरसीबी एक बैलेंस टीम दिखेगी। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि हम बैट्समैन को, बॉलिंग को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बैट्समैन को लेकर क्योंकि आरसीबी विराट कोहली हैं, फाफ डुप्लेसिस हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, दिनेश कार्तिक, लेकिन केकेआर की अगर हम बात करते हैं जिसमें रिंकू सिंह है, फिल सॉल्ट हैं, सुनील नरेन है और साथ ही आंद्रे रसेल। रिंकू सिंह जिन्हें मुझे लगता है शाहरुख खान बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जब भी वो अच्छी परफॉर्म करते हैं। क्या लग रहा है बैट्समैन, अगर हम दोनों टीमों को कंपेयर करें राजकुमार सर, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों ही टीमें बैटिंग में काफी स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर आप बॉलिंग देखें तो वहां पर कहीं ना कहीं केकेआर को एज है, क्योंकि उनके पास दो मिस्ट्री गेंदबाज हैं और बॉलिंग फास्ट बॉलर भी मिचेल स्टार्क भी हैं, तो कुल मिला के एक अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है। लेकिन बॉलिंग में थोड़ा सा एज केकेआर के पास है। ठीक है अतुल जी, इस पर आपका क्या कमेंट है? केकेआर को बॉलिंग को लेकर थोड़ा सा ज्यादा वो एक तरह से एज है उनको, जिसका फायदा हो सकता है आज टीम को, क्या नजर आएगा? मेरे को लगता है कि होना चाहिए। जब आप 25 करोड़ रुपए दे रहे हैं गेंदबाज को और उसके बाद कॉन्फिडेंस भी ना हो आपको, तो फायदा क्या है फिर इस पैसे का? एटलीस्ट मैच में जो मर्जी हो हारे जीते, पर मैच से पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि हम बेस्ट हैं। वो मैं चाह रहा हूँ कि क्या रखे। और राजू ने सही कहा है कि सुनील नारायण जो है ना, वो एक ऐसे अकेले गेंदबाज है जो आप मिस्ट्री की बात चली, मिस्ट्री वो नहीं रही, पर सबसे बड़ी बात मैं सुनील नारायण को क्यों इतना रेट करता हूँ कि बड़े बड़े गेंदबाजों की जैसे ही थोड़ा हाथ सीधा करवाया और थोड़ा सूटने में आए, उनकी गेंदबाजी बिखर गई। सईद अजमल को ले लें, बहुत बहुत गेंदबाज है, जैसे ही उनका कोई जो उनका जो करेक्शन, तो सुनील नारायण फिर आए और फिर से उन्होंने क्या करा है कि फिर से अपना इम्पैक्ट पिछले मैच में भी उन्होंने दिखा दिया। तो इस सीजन भी अगर रेलिवेंट रहेंगे तो मिचेल स्टार्क अगर अपने बिलिंग के हिसाब से, अपने जो चेक के हिसाब से अगर परफॉर्म कर दें तो केकेआर का काम बन जाएगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ केकेआर पे। हम बॉलर्स की तो हमेशा बात करते हैं, अतुल एक नाम लेना चाहूँगा और आपके कंटेम्प्रेरी, और आपने उनको देखा भी है, थोड़े सीनियर भी थे या साथ के थे, भरत अरुण, हिंदुस्तान के बॉलिंग कोच रह चुके, रवि शास्त्री के अंदर करें, वो एक आपकी मेमोरीज क्या है पहली भरत अरुण के बारे में, और दूसरा वो कितने सुलझे हुए बॉलिंग कोच है, क्योंकि इनके बारे में कुछ ज़्यादा सुनाई और ना वो इंटरव्यू ज़्यादा कभी देते नहीं है, तो आपसे फैंस जानना चाहते हैं ये क्या है द मैन बिहाइंड द नेम? देखिए, मुझे लगता है कि चलती का नाम गाड़ी है और बढ़ती का नाम दाढ़ी है। तो मतलब कि उनकी खेला हुआ है, उनके शुरुआत में कुछ 1-2 साल में सीजन खेला उनके साथ, वो इंडिया भी खेले हैं, पर इतने कोई जैसे हमारे जैसे जर्नीमैन थे। पर एक कोच अच्छे बॉलर जो है वो बाद में कोच बड़ा बन जाए या उसकी अच्छी गेंदबाजी से वो बढ़िया कोच ही बनेगा, ये गारंटी नहीं है। और मुझे लगता है जैसे आप कपिल देव अगर देख लें तो कपिल पाजी को कोचिंग करनी नहीं आती, क्योंकि उनको बताना नहीं आता, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इसलिए ही इज द ग्रेटेस्ट बॉलर, बट ही इज नॉट अ वेरी एक्सप्रेसिव कम्युनिकेटिव गाय हु कैन पास ऑन स्किल्स। तो इस तरह अब भरत अरुण ने बड़ा अच्छा नाम कमाया, क्योंकि रवि शास्त्री से अच्छी बनती थी। अब कितनी कोचिंग की, कितना सीखा उन्होंने, और कितना जो उनका डेटा है जो मिलता है फॉरेन एक्सपर्ट से, उसको असिमुलेट करके, और आपने मैन मैनेजर अगर अच्छे हो, बार बार ये मैं कहता हूँ, तो अच्छे कोच बन गए वो। और इंडियन टीम अगर जीतती रही उसमें आपका नाम तो होता ही है। अब अगर मामरे नाम कमा रहे हैं, इंडियन टीम जीत रही है, तो मामरे अच्छे कोच हैं। तो मुझे लगता है कि जॉन राइट जब थे तो कोच आपके रिकॉर्ड से ही जज होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक ऑर्डिनरी बॉलर को उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलर बना दिया हो तब मैं मानता हूं कि वो कोच है। जैसे जेनिंग्स है जिन्होंने शेन वॉर्न को कोचिंग की पूरे साल, तो उनको मिल गया एक हीरा। अब राजकुमार शर्मा है, विराट, उनको मिल गया एक हीरा। राजकुमार जी, आपको कुछ कह रहे हैं भरत अरुण के बारे में? आपकी मेमोरीज ऑफ भरत अरुण, कंसीडरिंग इज योर आपके अच्छे दोस्त हैं। आपको भी मैंने तराशा है अतुल। जी राजकुमार जी कहिए, रिस्पॉन्स। मैं कह रहा हूँ कि मैं अतुल को कह रहा हूँ कि आपको भी मैंने ही तराशा है। मुझे आपके रूप में भी एक हीरा मिला था, और वो कहाँ गिरा हुआ था, अब ये मैं वहां से कहाँ से उठाया वो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको हीरे की तरह मैंने ही तराशा। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है।
कमेंट्री में भी शायद आप लोगों का अच्छा बहसबाजी चल रही है, बट एक आपका व्यू है अबाउट भरत अरुण, बिकॉज उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। राजकुमार जी, आपकी कोई मेमोरीज, कोई इनका थॉट कंसिडरिंग आप उनको नहीं, जानते मैंने उनके साथ एनसीए में काम किया है Very good. और अच्छी नॉलेज है उनको। रवि ने उनको साथ रखा अपने, और रवि से भी मेरी जितनी बात हुई और जितना मैंने उनको एनसीए में देखा, तो अच्छा उनको नॉलेज है वो जो फॉल्ट डिटेक्शन की और उसको करेक्शन कराने के लिए अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा नॉलेज है उनको। मैंने काफी क्लोजली उनके साथ काम किया है। बिल्कुल राजकुमार सर, कोच पर चर्चा करते करते मुझे लगता है एक बार हम फिर से मैच की तरफ आ जाते हैं। क्या लग रहा है जो रिकॉर्ड होम ग्राउंड को लेकर बना रहा है वो रिकॉर्ड आज बना रहेगा? आरसीबी को इसका फायदा होगा? स्कोर कितना बन सकता है? क्या प्रेडिक्शन है आपका स्कोर को लेकर? देखिए अनन्या, ये यहाँ पे पार स्कोर मुझे लगता है 180 के आसपास होगा। अगर उससे 180 से कम किसी भी टीम ने बनाया तो दूसरी टीम चेज कर देगी, क्योंकि दोनों ही कैपेबल हैं, दोनों बैटिंग हेवी टीम्स हैं। तो यहाँ पर कम से कम अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो 200 रन आप सोच कर बल्लेबाजी कीजिए। अतुल जी, आपको क्या लग रहा है इस पर स्कोर को लेकर? और मुझे भी लग रहा है जी कि होम ग्राउंड का प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होम ग्राउंड का, देखिए क्राउड है, पर होम ग्राउंड के भी जो लोकल जो है ना वो भी पक चुके हैं, क्योंकि वो जीते नहीं अब तक। इससे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होगी उनको कि लड़कियां जीत गई हैं और लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं। 3 बार फाइनल पहुंचे हैं और अब तक जीत नहीं पाए हैं, तो शायद एक लिमिट होती है, तो हर बार आपकी हाइप बनती है और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो विराट के को भी देख सकते हैं कि सब कुछ अचीव कर लिया, तब तक उनको शांति नहीं मिलने वाली। तो उसके लिए 200 रन तो बनाने ही होंगे। वेल, अगर आरसीबी के बारे में इतने फेवर में है, आपको एक बात और जान के खुशी होगी कि एंड्रे रसल वहाँ से टॉप बैटर है केकेआर के 2333 रन, बट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी है 99 पे। तो क्या लगता है वो इस मैच के लिए एंड्रे रसल का होना हानिकारक है आरसीबी के लिए? मुझे लगता है कि अब देखें, एक बुरा एक खिलाड़ी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से फेड होते अब इतनी बड़ी लीग में, आईपीएल में, अगर ऐसे खिलाड़ी जिनका कोई रेलेवेंस इंटरनेशनल नहीं है और वही अगर स्टार रहे, तो ये भी घबराने की बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एंड्रे रसल अगर हर मैच में मैच विनर बनेंगे, तो ये करंट क्रॉप का जो करंट सितारे हैं जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, इनका क्या होगा? बिना फिटनेस के चलते चले जा रहे हैं और फिर भी उनका मेन नाम आ रहा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये एक डराने वाली चीज है। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स को इंतजार है धमाकेदार मुकाबला कुछ ही देर में, आरसीबी वर्सेस केकेआर। छोटी से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर।